Hello and good evening. I welcome you all to the Alpha IAS Academy detailed topic analysis, and today we shall discuss a topic on farm laws. Actually, Supreme Court appointed a committee to review the farm laws, and there was a report by the committee to the Supreme Court. Though Supreme Court didn't made the report public, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पब्लिक नहीं करी, और वो मेरे को लगता है ठीक भी है ना, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सा प्रो गवर्नमेंट है. अगर सुप्रीम कोर्ट उसको पब्लिक करता तो शायद सुप्रीम कोर्ट पे या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे एक सवाल उठता है, इसलिए उन्होंने समझा कि इसको पब्लिक ना किया जाए. बट उन्होंने पब्लिक नहीं करी, तो वन ऑफ द मेंबर्स हु वाज अ पार्ट ऑफ द कमेटी made it public, and we shall see quickly in the coming minutes that whatever the major recommendations by the committee, we'll see some analysis that उस कमेटी के रिकमेंडेशन का क्या एनालिसिस कर सकते हो, एंड देन विल क्विकली कंक्लूड. तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि एपेक्स कोर्ट ने कमेटी बनाई थी भैया, उन्होंने सबसे बात करी, डिस्कशन किया, उन्होंने एक 92 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी जिसे कि कोर्ट ने पब्लिक नहीं किया, लेकिन वन ऑफ द मेंबर मेड इट पब्लिक. मेजर रिकमेंडेशन क्या थी? मेजर रिकमेंडेशन, सबसे बड़ी बात जो रिपोर्ट में आई है वो है कि 85.7% ऑफ द फार्म ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली सपोर्टेड द 3 फार्म लॉज, है ना. जो तीनों फार्म लॉज थे उन्हें तीनों को मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया था. नाउ जब ये न्यूज़, अगर ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पब्लिक करता और ये फैक्ट वाया सुप्रीम कोर्ट पब्लिक की डोमेन में आता, तो शायद सुप्रीम कोर्ट पे एक सवाल होता कि देखो आपने राफेल की जो रिपोर्ट थी वो पब्लिक नहीं करी, लेकिन ये कर दी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम तो पब्लिक नहीं करेंगे, आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है. इट वॉज इंटेंडेड टू डेवलप कम्पिटेटिव मार्केट. अब हुआ क्या है कि इंडियन मार्केट, इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट, अब हम जब इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो हम इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट की बात करेंगे. यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट में हुआ क्या है कि कॉम्पिटिटिवनेस कभी आई नहीं, ठीक है. सब्सिडी मिलती रही, जो औने पौने दाम हमारे किसान भाइयों को देने मिलते थे वो मिलते थे, और जो मिडल मैन थे वो सबसे ज़्यादा पैसा खाते थे. जो आप APMC मंडीज़ में आपको आरतीज़ मिलेंगे, है ना, दे आर दी रिचेस्ट वन, एंड आर पोअर फार्मर इज स्टिल इन द फील्ड्स getting his skin burned in the sun, which is the sad state. Now, those laws were intended to develop competitive market. The analysis of the committee recognizes that the acts intended to develop competitive agriculture markets, reduce transaction costs, ठीक है, and increase farmer share in realized price of agri produce. होता पता क्या था बॉस? एक्स कोई कमोडिटी है, आरती क्या करता था, 2 रुपये में खरीद लिया इसे, 200 रुपये कुंटल में खरीद लिया, ये 1000 रुपये कुंटल में बेचता था. भाई साहब उगा ये रहा है, 800 रुपये का प्रॉफिट आरती ले जा रहा है, ठीक है. तो देखो यार, किसी चीज़ को कंटेक्स्ट में समझना चाहिए, है ना. तो अब ये तो सही नहीं है ना. मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, मिडिल मैन है, होने भी चाहिए कई जगह, वो बहुत सारी चीज़ों को अच्छा भी करते हैं, एक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ चंक जो है वो फार्मर्स को जाना चाहिए. हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट, जो चंक ऑफ प्रॉफिट है वो हमारे फार्मर को जाना चाहिए, ना कि कोई मिडिल मैन को. देन मिनिमल स्टेट रोल, जो फार्म लॉस थे वो स्टेट रोल को कम कर रहे थे, क्योंकि मोर ऑफ प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने लाने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे एक क्लॉज था उससे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने के लिए बूस्टअप किया. तो उन्होंने फिर क्या रिकमेंडेशन दी उस केस में कि स्टेट्स में भी अलाउड सम फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन एंड डिज़ाइन ऑफ लॉ. मैंने आपको हमेशा कहा है कि इंडिया में वन साइड्स फिट्स फॉल और अप्रोच नहीं चलती है. हम हर जगह हर चीज़ को हर तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते. इतना माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट करना पड़ता है, या इतना माइक्रो गवर्नेंस है इंडिया में कि हर आदमी अलग तरीके से सोचता है, हर एक का अलग कल्चर है, अलग की अलग लैंग्वेज है, हर जगह गवर्नेंस जो है अलग तरीके से की जाती है. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्यों टिका रहा, क्योंकि वो जहाँ पर रिजिड होना चाहिए वहाँ रिजिड है, कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो रिजिड है, भैया इसको हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन वो एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबल भी है. एंड दैट इज़ हाउ आवर पर्सनैलिटी शुड ऑल्सो बी, कि फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, रिजिड भी होनी चाहिए. ऐसे ही लॉज भी जो है हमारे रिजिड भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए. तो इन्होंने यही कहा कि आप स्टेट्स को जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दो कि वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, ताकि आपका जो वन नेशन वन मार्केट का है वो भी वायलेट ना हो, है ना. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बना लो भाई, एक कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन उसमें अलग अलग कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविज़न भी हैं, है ना. तो उस टाइप से जो है इसे कर लो. नाउ डिस्प्यूट मैकेनिज़्म, उन्होंने कहा ऑफकोर्स सी बात है, डिस्प्यूट अब जब
बिजनेस होगा तो डिस्प्यूट भी होगा, डिस्प्यूट होगा तो उसलिए उन्होंने क्या किया कि ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाए, ठीक है। उन इनफैक्ट स्पेशल सिविल कोर्ट्स स्टैब्लिश करने की बात की गई थी उस टाइम, तो चल रही थी कि भैया देखो अलग से फार्मर्स के लिए अलग से जो डिस्प्यूट्स इस फार्म लॉ से आएंगे उनके लिए अलग कोर्ट्स होनी चाहिए। आर्बिट्रेशन देखो बहुत बडिंग फील्ड है, इट हैज़ बिकम वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव रिड्रेसल मैकेनिज्म इन दीज डेज, है ना, क्योंकि लिटिगेशन से आदमी थक चुका है। इनफैक्ट द अदर डे आई वॉज रीडिंग अ वेरी नाइस कोट दैट दी टाइम हील्स फास्टर देन द लॉ। तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम, एंड देर आर एन नंबर ऑफ रीजन वी कैनॉट लाइक सिंपली पुट अ ब्लेम ऑन जुडिशियल सर्विसेज और जुडिशियल सिस्टम, है ना यार। उनका अपना एक वो होता है, आप जाके कभी देखेंगे कोर्ट में कितना मतलब कितनी मुश्किल से हमारे जजेस काम कर रहे हैं, है ना। और इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, सही वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना यार आसान बात नहीं होती। कहना और लिखना बहुत आसान बात होती है एग्जाम में ऐसे डायग्राम बना के, लेकिन रियलिटी में करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। देन द रोबस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने बोला कि आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर बढ़ाने से पहले उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आपको स्ट्रेंथन करना होगा। देन रेगुलेशन ऑफ APMCs जो मैंने आपको कहा मंडीज, इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमीशंस, ठीक है। उन्हें आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उन्हें कहा कि उन्होंने बैन मत करो, उन्हें रहने दो, और उन्हें कैसे चेंज करो, उनको आप यूज़ कर सकते हो एक लेवल फील्ड बनाने के लिए, कि एग्जिस्टिंग APMC में ही एक लेवल फील्ड बनाई जाए, ठीक है। उसको आप APMC को कन्वर्ट कर दो ट्रेड एरिया में, ठीक है। एंड द मार्केट फीस और सेस, जो इस पे तो बड़ा बवाल हुआ, ठीक है। खैर प्रॉब्लम ही है ये APMC के साथ कि उनके जो मार्केट फीस और मंडी जो टैक्स चार्ज सेस लगता है ना, वो बड़ा ज़्यादा है। तो उसे तो उन्होंने कहा कि इसे तो अबॉलिश करो। जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कमेटी कह रही है कि उसको आप अबॉलिश करो, जो APMC से उसको ट्रेड एरिया बनाओ, और वहाँ पे उससे क्या होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी फार्मर्स के लिए। नाउ स्टेट्स नीड टू डेवलप मॉडल्स टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग APMC टू रेवेन्यू जनरेटिंग एंटिटीज़ बाय मेकिंग देम हब्स ऑफ एग्री बिजनेस। जैसे मैंने कहा ना भाई, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हुआ है ही है, दुकानें बनी हुई है ही हैं वहाँ पे APMC में, आप उसको ट्रेड एरिया में कन्वर्ट करो। वहाँ पे माल आएगा भाई, उससे हटा दो, एक फ्री एरिया है वहाँ पे, अलग अलग जगह से माल आया, ठीक है, या सब्जियाँ आई या फूड आया, तो उससे क्या होगा कि और उसको जो है आप यूज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर फैसिलिटी को, क्लीनिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए फ्री वहाँ पे आप रख सकते हो। वहाँ पे आप कोल्ड स्टोरेज बना सकते हो, वहाँ पे ग्रेडिंग कर सकते हो चीज़ों की, वहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हो, वहाँ उसकी पैकेजिंग कर सकते हो। तो वो एरिया को इस्तेमाल करो APMCs को ही, और ट्रेड एरिया बनाओ उसको, ठीक है। नाउ फैसिलिटेटिंग एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी। देखो किसी भी बिजनेस में प्राइस डिस्कवरी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि देखो एक जगह पे एक चीज़ 1 रुपये की मिल रही है और वाई पे 100 रुपये की मिल रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए कि वो एक्स पे भी 50 की मिले, वाई पे 51 की मिल जाए, 52 की मिल जाए, 51 की मिल जाए, 52 की मिल जाए, है ना। तो प्राइस डिस्कवरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन स्पॉट मार्केट होता है, एक फ्यूचर मार्केट होता है। स्पॉट मार्केट मतलब अभी जो हम लेन देन कर रहे हैं। फ्यूचर मार्केट क्या हुआ कि भाई मैं आपसे X तारीख को या Y तारीख को या फलाना तारीख को 4 कुंटल गेहूँ इस दाम पे खरीदूंगा, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। तो इसे भी हमें प्रमोट करना है। ये क्या है, ये इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं एक टाइप के। नाउ कंपनसेशन फंड बनाओ। अब भाई बिजनेस होगा तो GST लेवी होगा, GST लेवी होगा स्टेट को कुछ लॉस होगा या सेंटर को कुछ लॉस होगा, तो सेंटर इनफैक्ट स्टेट को ही लॉस होगा उससे ज़्यादा, ठीक है। तो उन्होंने वही बोला कि सेंटर को एक कंपनसेशन फंड बनाना चाहिए GST के लाइन्स पे, जो कि 3 से 5 साल के बीच में उनको जो लॉस ऑफ रेवेन्यू है वो कवर करे ना। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं कि इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया है, इंडिया में क्या क्या प्रोविजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ट्रेड रिलेटेड प्रोविजन है, दैट इज आर्टिकल 301 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन द कंट्री शुड बी फ्री थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। फ्री थ्रू आउट द कंट्री, इसमें कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बना दो, फिर वो टैक्स वैक्स लगाते क्यों हैं हम लोग, ठीक है। एक और आर्टिकल है नीचे ही, थोड़ा सा आप 301 से नीचे थोड़ा जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन देयर इज आर्टिकल 19 Clause 1 Subclause G of the Constitution of India provides right to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business to all citizens. This is the fundamental right. Now, however, the freedom to trade for farmers has been restricted since independence. Now, ये एक हमारा एनालिसिस है कि ये दो कितनी इंपॉर्टेंट, ये 19(1) तो हमारी फंडामेंटल राइट है, और 301A या 301 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेड एंड कॉमर्स की इजाज़त भी देता है
कंट्री में, बट फिर भी हमें लगता है जिस प्रकार से हमारी आज फार्मर्स की कंडीशंस है वो ट्रेड की फ्रीडम अभी भी नहीं पाए हैं, वो प्राइस डिस्कवरी उन्हें अभी भी नहीं मिली है, वो जो प्राइस उन्हें मिलना चाहिए था, जो पैसा उन्होंने कमाना चाहिए था, वो अभी भी नहीं मिला है। उसको हम जल्दी से देखेंगे कि एज पर द इकोनॉमिक्स मैगजीन इन 2018 आर्टिकल, गवर्नमेंट स्पेंड्स अराउंड $30 बिलियन पर ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज़। और ये सब्सिडीज मैं आपको बताऊँ, मोस्ट ऑफ द सब्सिडी मैं नहीं कहूँगा, बल्कि यही जो मैगजीन थी इसी में लिखा हुआ था कि ये जो सब्सिडीज़ हैं ये फार्मर तक पहुँचती नहीं हैं, उनसे बहुत पहले ही ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। एंड देन टेक अवे मच मोर देन 40 बिलियन बाई डिलाइविंग देम दी मार्केट प्लेस ऑफ प्रोड्यूस। तो $30 बिलियन जो आपने सब्सिडी देना था वो उनके पास पहुंची नहीं, प्राइस डिस्कवरी आपने कराई नहीं, ओपन कॉम्पिटेटिव मार्केट था नहीं, उससे क्या हो रहा है देखो, $40 बिलियन का नुकसान हुआ है फार्मर्स को। तो ये $40 बिलियन जो है फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने थे, उनका जो है नुकसान हो गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, द इकोनॉमिक्स मैगजीन इन 2018 के आर्टिकल में कहा है। These market restrictions arrive via Essential Commodity Act and foreign trade barriers. For instance, exports ban are almost always imposed when international price rises. ठीक है, एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा देते हैं। जैसे ही मान लिया हमने देखा कि इन्फ्लेशन हुई किसी चीज़ पे लेके, तो हम उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दें। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। फार्मर को एक अच्छा पैसा बाहर मिल रहा है, बाहर बेच के तो उसे मिलना चाहिए। वो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है कि हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। फिर estimates over the past 30 years by the government and independent economists confirm that farmer incomes can increase by a minimum of 5% and maximum by a 25% if market restrictions are removed। तो ये एस्टिमेट बताते हैं कि अगर मार्केट रिस्ट्रिक्शन जो लगे हुए हैं उन्हें हटाया जाए तो मिनिमम 5% बढ़ेगी और 25% मैक्सिमम बढ़ सकती है फार्मर्स की इनकम। Restriction on the size of their land holding and restriction on the use, sale and lease of their land, they probably exceeds the loss। उसके चलते जो लॉस होता है $20 बिलियन होता है। अब ये देखो यार, ये बड़ा ना कॉन्ट्रोवर्शियल सा पॉइंट है, बिकॉज अब देखो जो खेती होगी, खेती जो बेनिफिशियल होती है ना, वो बहुत बड़े लैंड में ही खेती पॉसिबल है। और पॉसिबल क्या, वो मतलब इकोनॉमिकली जो साउंड डिसीजन है वो बड़ी लैंड में ही खेती करने का। अब क्या है कि कहीं जगह लैंड होल्डिंग पे सीलिंग है कि भाई आप इतनी ज़मीन से ज़्यादा नहीं रख सकते। आई टेल यू द एग्जांपल, आई हेल फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये रूल है कि यू कैन नॉट हैव लैंड मोर देन 65 बिगास, देन यू हैव टू, इफ़ यू वांट टू हैव इट देन यू हैव टू टेक परमिशन एंड नंबर ऑफ परमिशन, फिर तो आप भूल ही जाओ। तो देयर इज़ अ सीलिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को एक इकोनॉमिक सिस्टम मैंने बनाया कि अगर मैं 100 बीघे में सोयाबीन की खेती करूँगा तभी मैं प्रॉफिटेबल आऊँगा। अब मैं 100 बीघे तो ज़मीन रख ही नहीं सकता, तो मैं कहाँ से लाऊँगा? तो मैं वो लीज़ करूँगा। फिर लीज़ में फिर दिक्कत हो जाती है कि आप फार्मर की ज़मीन ले रहे हो, परमिशन लेके आओ, फिर सेल करेंगे एग्रीकल्चर लैंड्स पे, सेल और परचेज पे अलग फंडे चलते हैं। तो ये सब देखो यार, ये ना बड़ी निटी एंड ग्रिटी है और ये प्रॉब्लम है विच हैम्पर्स द डिसीजन मेकिंग एंड विच हैम्पर्स द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। दस दिस हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट। नाउ बोथ मार्केट एंड प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शन आर सेटल्ड इन द 9th शेड्यूल में उनको डाल दिया कि मार्केट और प्रॉपर्टी में जो लैंड, ये सीलिंग जो था जब डाला गया था शुरू में, जब लैंड सीलिंग एक्ट आया था और लैंड्स भाई से या लैंड नहीं रख सकते आप, जो लैंड लॉस थे वेरियस, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी से भी बाहर हैं। ठीक है, व्हेन द फार्मिंग ऑर्डिनेंसेस केम फर्स्ट आउट इन June 2020, farmers across India were optimistic that at least some of their annual losses from market restrictions would ease. ठीक है, but socialists and communists who said that these laws will lead to the abolition of MSP, अब लोगों ने क्या मान लिया, MSP की तो बात ही नहीं हुई थी। ठीक है, MSP की तो बात ही नहीं हुई थी। देखो मैं ऐसा नहीं, आप ऐसा मत समझिए कि मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखो जो फैक्ट्स हैं, वी पुट अप द फैक्ट्स बिफोर यू, नाउ इट इज़ यू टू डिसाइड दैट इट इज़ गुड और बैड। वो और गुड और बैड कुछ होता नहीं है। देखो हर चीज़ कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, कलरफुल होती है, पता ही नहीं चलता वो ब्लैक एंड वाइट कहाँ है। 10 MSP की तो बात ही नहीं की गई, बट लोगों ने बोला कि MSP हट जाएगा, ये हट जाएगा, वो हट जाएगा, और उसके चलते वो फिर लास्ट में क्या, वो तीनों लॉज जो हैं विड्रॉन करने ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। Now positive subsidies must be reduced, not reduced before eliminating all negative subsidies। भाई आप जो दे रहे हो पहले उसे आप रिड्यूस करो, है ना। वो सॉरी, जो MSP दे रहे हो वो तो एक पॉजिटिव वो है, तो उसे बाद में रिड्यूस करो, और जो नेगेटिव इफेक्ट डाल रही हैं पहले उन सब्सिडी को कम करें। ठीक है, नाउ
एग्रीकल्चर देखो मोस्ट डेलिकेट सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देखा ही होगा आपने, है ना, कितना दो की अब पॉलिटिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखा नहीं। अब वैसे मेरे पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल इफेक्ट ज़्यादा फार्म प्रोटेस्ट का दिखा नहीं जब रिसेंट इलेक्शन हुए हैं। बट फिर भी एग्रीकल्चर आज भी, या एग्रीकल्चर पॉलिसीज या एग्रीकल्चर लॉज आज भी वन ऑफ दी मोस्ट पॉलिटिकली सेंसिटिव डिसीजन रहते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में, ठीक है। एंड दस वी नीड अ फर्टाइल ग्राउंड थ्रू कंसल्टेशन अप्रोच। देखो ये शायद सरकार से गलती हो गई कि उन्होंने बड़ी जल्दी ये फार्म हाउस लिया है, थोड़ा सा कंसल्ट करते, थोड़ा कंसेंसस बनाते, थोड़ा समझाते, है ना, तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती थी। और देखो डेमोक्रेसी में चीज़ें कंसेंसस और कंसल्टेशन से ही चलती हैं, ठीक है। नाउ हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए फार्मर्स का जो डिस्ट्रेस है उसे कम करने के लिए। फर्स्ट, एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स विद सेफ्टी नेट्स, कि भाई वो कहीं प्रे ना हो जाएं, भाई बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें खाना जाएं, तो हमें उन्हें कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो उतारना है, लेकिन एक बेस, एक स्ट्रॉन्ग पीछे से उन्हें एक क्वेश्चन भी देना है कि नहीं भाई आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत होगी वो वाला होता है ना, भाई तू कर ले, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, तू पंगा ले ले, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, तो उस टाइप की अप्रोच हमें अपनानी है। देन डिसिप्लिनिंग द सब्सिडी रिजीम इंक्लूडिंग ट्रांजिशन इनटू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू फार्मर्स। देखो चाहे डीबीटी, पहले मैं आपको बताऊं अपने ही गांव में अगर हमें कोई चीज़ प्रधान से लेनी होती थी या किसी से कुछ लेनी होती थी तो पहले एन नंबर ऑफ पीपल को हमें थोड़ा पैसा खिलाना पड़ता था। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से कम ये हुआ है कि पैसा डायरेक्ट सीधा हमारे खातों में आता है। तो इट्स अ वेरी नाइस एंड गुड अप्रोच बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और डिस्टॉर्शनरी पॉलिसीज जो डिस्टॉर्शन लाती हैं मार्केट में, हमें वो हटानी चाहिए। जो प्रैक्टिसेस हैं, है ना, ज़्यादा होल्ड करके रख लेते हैं बहुत सारे लोग चीज़ों को, फिर प्राइस इन्फ्लेट हो जाता है, फिर बेचते हैं, तो वो सब प्रैक्टिसेस को जो है गवर्नमेंट को जो है चेक रखना है उस पर। डिस्करेजिंग मोनोक्रॉपिंग, उससे क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग से क्या होता है, फर्टिलिटी घटती है, ठीक है। और एक ही क्रॉप उगाते रहोगे तो जो है ज़मीन के जो है बंजर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मल्टी क्रॉपिंग कल्चर ज़रूरी है भारत में। अब मान लिया कोई एरिया हो उसमें गेहूँ उगते हैं, वो गेहूँ ही उगाते रहते हैं। अरे देखो एन नंबर ऑफ़ चीज़ें आप और भी उगाओ, है ना। अब तो एन नंबर ऑफ़ टेक्निक्स आ गई हैं हमारे पास, भाई साइड में पेड़ उगा लो, उनके साथ थोड़ा घास लगा लो, थोड़ा सा काउ शेड डाल लो, थोड़ा सा यहाँ पे सोयाबीन लगा लो, यहाँ पे फ्रांसबीन लगा लो, है ना, यहाँ पे थोड़ी सी दाल लगा लो, फिर थोड़ी सब्जी लगा लो। तो इस टाइप से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होना चाहिए, एंड विच नीड्स अवेयरनेस एंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। दैट रिडक्शन अब ऑर्गेनिक, जब लोगों ने देखा कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का क्या हार्म है हेल्थ पे, देखो यार हेल्थ तो वेल्थ है ना, जब हेल्थ ही नहीं रहेगी लोगों की तो लोग क्या करेंगे। आजकल हम जो खा रहे हैं वही सही नहीं है, तो बात बाकी तो छोड़ी, तो फिर उसके लिए क्या हुआ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया, या सिक्किम में हुआ, श्रीलंका में हुआ, है ना। अब श्रीलंका का एक ऑर्गेनिक वो जो उन्होंने उस पर थोप दिया, उसके चक्कर में वहाँ इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन आ गया। तो वैसे भी नहीं करना है हमें, तो हर चीज़ को बैलेंस करके सोच समझ के चलना पड़ता है, ठीक है। प्रमोटिंग डिजिटाइजेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर मार्केट, जो हमने ई नैम बनाया हुआ उसको और प्रमोट करना चाहिए। दैट ई नैम स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। तो पॉइंट यही है कि आपको जो है फार्मर्स को वेरियस रूप से सेटिस्फाई करना है कि देखिए ये लॉज आपके हित में है, ये आपके हित में कैसे काम करेंगे ये भी आपको अच्छी तरह समझाना है। अब तो वो लॉस चले गए हैं, लेकिन अभी भी जो डिस्ट्रेस है फार्मर का है, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन, हमने आपको बताया, वेरियस सॉल्यूशन बताए हैं कैसे कैसे फार्मर का डिस्ट्रेस कम होगा, है ना, कि उसको कॉम्पिटिटिव मार्केट में कुशन के साथ उतारना है हमें, है ना, मोनोक्रॉपिंग नहीं करनी है, इनएम को एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लानी है, डिजिटाइजेशन लानी है, उसको जोड़ना है, उसको और स्ट्रीमलाइन करना है, उसको मार्केट से जोड़ना है, उसको राइट प्राइस डिस्कवरी देनी है, उसको राइट प्राइस देना है, हम जो सरकार पैसा दे रही है उसके डायरेक्टली पहुँचे। तो इस टाइप से चीज़ें जो है उनके पास पहुँचेंगी, तब जाके जो है फार्मर का वेलफेयर होगा। और जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है टू डबल द फार्मर इनकम बाय 2022, दैट शेल अभी तो बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है, लेकिन दिल्ली पहुँचा जा सकता है। तो ऑन दैट नोट आई वुड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। I wish you a good health, keep smiling, take care, and we shall see you tomorrow.